शुरू तो करें हर्ष। मैम लेट्स क्योंकि स्टार्ट। उसके बाद खाना भी खाना होता है तो फिर हम ऐसे हाँ। कुछ सेटिंग कर लेना। 8:30 छोड़ क्लास है यार, 8:30 तक, ठीक है 8:30 छोड़ दूंगी। अरे मैम 15 मिनट में कैसे मैम लेकिन खाएंगे? 8:45 को क्लास है। यस मतलब मैम। कि आप लोग मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और आपने खाने पीने की बातें चालू कर दी। कैसा लगेगा जो बच्चा अटेंड कर रहा होगा क्लास रिकॉर्डेड सेशन पे? ओके क्या बातें कर रहे हो मैम, आप ये पढ़ाना चाहते हो अपनी क्लास में? नहीं ना। खाते मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 8:15 पे भी छोड़ दूंगी, ठीक है। लेट्स सी अपना कितना लेक्चर। अब शहर में खुशी आई। अब देखो कितने खुश हो गए लोग 8:15 की बात सुन के। चलो सेशन 5.1 में आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट किया है उसमें उसके बाद अपने को आता है पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट सॉलिनॉइड। हमने बात की थी ना चैप्टर 4 में कि हम अभी लॉन्ग सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं। 5th चैप्टर में हम शॉर्ट सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला आना चाहिए बी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, B due to a circular current carrying coil at the axial line such that the radius of the coil was A and the distance at which we need to find magnetic field was X. क्या फॉर्मूला था इसका? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। वेरी गुड। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 times a square plus x square raised to 3/2। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बार मैग्नेट की फील्ड निकालनी हो या शॉर्ट सोलेनॉइड की फील्ड निकालनी हो, हमें कंसिडर तो करना पड़ेगा बार मैग्नेट या शॉर्ट सोलेनॉइड। तो आई एम कंसिडरिंग अ फाइनाइट सोलेनॉइड of length 12. I am considering a finite solenoid of length 12 placed symmetrically about the origin. Placed symmetrically about the origin. The radius of the solenoid is A. The radius of the solenoid is A. और अगर ये सिमेट्रिक प्लेस्ड है तो ये दोनों साइड कितना हो जाएगा L, एंड इस साइड भी लेंथ कितना हो जाएगा L। मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है x डिस्टेंस दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। x नहीं, चलो r ले लेते हैं। r डिस्टेंस दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। लेट small n be the number of turns per unit length of the solenoid. Let small n be the number of turns per unit length of the solenoid, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो गए और टोटल लेंथ ऑफ द solenoid होगी 12। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 12। अब इसके बियॉन्ड मैं एक साथ पूरे सोलेनॉइड की फील्ड नहीं निकाल सकते इस डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे। वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट। We will consider a small element of length dx at a distance x from the center of the solenoid. We will consider a small strip. ये small strip जो है, ये small current element जो है, इसका शेप सर्कुलर ही होगा और इसकी लेंथ कितनी है dx और ये x डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। अब सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर मुझे एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला ये है। वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर लूंगी, सिर्फ इस कंडीशन के साथ कि हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक छोटे से पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, सर्कुलर एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट की जगह तो म्यू नॉट ही आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर 1 यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स थे तो dx लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? n टाइम्स dx। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर स्मॉल n था, 1 यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न्स थे तो 2 यूनिट लेंथ में 2n, 3 यूनिट लेंथ में 3n और सिमिलरली dx लेंथ में n dx।
करंट जो आई फ्लो कर रहा है अभी भी आई ही लेंगे हम, रेडियस जो इस सर्कुलर कॉइल का होगा वो अभी भी a स्क्वायर ही है अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर रहेगा और x की जगह x वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा r है ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज r, दिस इज x, दिस इज R minus X. r माइनस एक्स, तो प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेज टू 3/2, ऐसा एक्सप्लेनेशन हम लिख देंगे। ठीक है, अब एक और कंडीशन पहले से डाल के छोड़ देना, r इज मच 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 ग्रेटर देन 12, ये r डिस्टेंस जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन 12, तो अगर r 12 से बहुत बड़ा है तो x के सामने तो उसकी औकात खत्म हो गई, x तो उस 12 का छोटा सा हिस्सा ही है, तो r माइनस एक्स में से r को हम क्या कर सकते हैं, x को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, Eliminate. तो r स्क्वायर बचेगा, और अगर r 12 से भी बड़ा है तो a से भी बड़ा ही होगा, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में से भी a स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट, ये बन क्या जाएगा हमारे पास म्यू नॉट n dx i a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r क्यूब इज इक्वल टू dv, क्योंकि अंदर स्क्वायर था, r स्क्वायर रेज टू 3/2, r स्क्वायर रेज टू 3/2 क्या बन जाएगा, r क्यूब। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा 0 से b तक का, और यहाँ पे म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकलने वाला है, और dx का इंटीग्रेशन कहाँ से, -l से +l तक, इस लेंथ से लेकर इस लेंथ तक, तो dv का इंटीग्रेशन हो गया b म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन X आएगा. x आएगा, और लिमिट अभी भी क्या रहेगी, -l से +l, L. लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो l माइनस ऑफ माइनस 2L. 2l आ जाएगा, तो म्यू नॉट n 2l i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, इसको इस तरीके से अरेंज करने के पीछे एक पर्पस है, व्हाट इज n into 2l, Capital. Number of कैपिटल n, नंबर ऑफ टर्न्स, i तो i ही है, यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज पाई स्क्वायर नोन एज, Area. एरिया ऑफ द सर्कल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एन आई ए को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू b, और वेक्टोरियली अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m वेक्टर अपॉन 4 पाई r क्यूब, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पस ये था सो दैट मैं इसको ई एक्सियल के साथ कंपेयर कर सकूं, एनालॉजिकली बता सकूं, ई एक्सियल डाइपोल की वजह से जो एक्सियल फील्ड था वो क्या था, p वेक्टर अपॉन 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, देखिए 2 की जगह 2 है, p वेक्टर की जगह m वेक्टर है, r क्यूब की जगह r क्यूब, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट. कंपेयर, तो ये बी एक्सियल हो गया, तो हमें पता चला मैग्नेटिज्म में भी सिमेट्री है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी वैसा वैसा परफॉर्म होता जाएगा, तो ई एक्सियल और बी एक्सियल मैच हो गए, तो इसीलिए बी इक्वेटोरियल डिराइव नहीं करवाते हैं हमसे, बोलते बी एक्सियल ऐसा था तो बी इक्वेटोरियल भी इसके जैसा ही होगा, इक्वेट करके सीधा आंसर लिख दो, इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट, नहीं मैम. मैम वो सेंटर लाइन को आपने क्या बोला था, इसको क्या बोला, मैम वो जहां से आपने एक्स डिस्टेंस मेजर किया, ओरिजिन, ओके, सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, क्या Yes. हमने शुरू में बोला था ना, वी हैव कंसीडर्ड अ फाइनाइट सोलेनोइड प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट द ओरिजिन, ठीक है,
अगर कंपेयर करना हो तो फॉर्मूला कंपैरिजन में देखिए, बी इक्वेटोरियल था माइनस म्यू नॉट, सॉरी ई इक्वेटोरियल लिखना चाहिए था मुझे, ई इक्वेटोरियल था माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये बन जाएगा माइनस एम वेक्टर अपॉन 4 पाई की जगह 4 पाई एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह Q naught. म्यू नॉट और आर क्यूब की जगह आर क्यूब। ये आ जाएगा बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। आपने यहाँ पे टॉर्क ऑन अ डाइपोल क्या निकाला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में? टॉर्क ऑन अ P cross डाइपोल P क्रॉस E। E. तो P की जगह फिर से किसने ले ली? M. और M E cross की B. जगह M क्रॉस B। B. राइट। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था माइनस पी ई कॉस थीटा, P cross. यहाँ पे यहाँ हो पे जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। इतने फॉर्मूला हमारे रिलेटेड थे। अब हमें इसका भी डेरिवेशन है, बट वो डेरिवेशन वो वैसा ही सेम है जैसा हमने चैप्टर 2 में पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया था, सेम डिट्टो डेरिवेशन, इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी सेम, सिर्फ हर जगह P की जगह क्या आ जाएगा M और E M. की जगह क्या आ जाएगा B। दैट इज द ओनली चेंज दैट इज occurring in the derivation। तो ये डेरिवेशन मैं नहीं करवाने वाली, ये आपको खुद से कर लेने का है। दिस इज नॉट द डेरिवेशन दैट आई एम गोइंग टू टेक इन मैम दिस सर ने क्लास। करवा दिया था। करवा दिया था हाँ। सर ने? वाओ दैट्स अमेजिंग। सर को भी करवाना नहीं चाहिए था, ठीक है, बट बच गए। एनीवे, इसके बाद हमारा आता है, मैं इक्विलिब्रियम पे थोड़ा बात करना चाहूंगी बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन व्हिच आई वुड लाइक टू टेक। डायपोल के अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, डायपोल यहाँ पे जो होता है वो बार मैग्नेट की फॉर्म में भी होते हैं या हमारे करंट लूप्स की भी फॉर्म में होते हैं, क्योंकि करंट लूप्स आल्सो बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल्स, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट हियर। तो व्हेन इज नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा पार्टिकल डायपोल को? व्हेन इज नेट फोर्स जीरो? थीटा जब 0 या 180 डिग्री हो। वो टॉर्क में होता है दोस्त। हाँ। तो नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड हर्ष। when magnetic field is uniform, when magnetic field is uniform, net force is zero. This is the scenario where net force is zero. net torque कब जीरो होगा? जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। Sin theta. तो थीटा या तो 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? माइनस एम बी कॉस 0 विच इज माइनस एम बी। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और Yes. थीटा 180 डिग्री हो तो माइनस एम बी कॉस MP 180 हो जाए। खाली एम बी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम Stable. कहते हैं Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम हो तो Stable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को जब डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। It will rotate, the magnetic dipole will rotate up till it comes in the position of stable Stable equilibrium. equilibrium. Right, magnetic dipole will rotate up till it comes in the position of stable equilibrium. Stable equilibrium को disturb करोगे तो It will come back to its original position. Original position. क्या? It will
ओरिजिनल पोजीशन पे वहां पे ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए क्या लगना चाहिए वापस? रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग और जब जब सिस्टम में रिस्टोरिंग टॉर्क आता है किस टाइप का मोशन होता है? SHM। SHM। तो इधर तो नॉर्मल रोटेशनल मोशन था जब हमने डिस्टर्ब किया, बट व्हेन यू डिस्टर्ब स्टेबल इक्विलिब्रियम द डाइपोल विल अंडरगो SHM, इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और नेक्स्ट डेरिवेशन मेरा वही है कि मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कर दूं टर्न? यस मैम। तो अगर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करनी है तो गेस करो, इनिशियली हमारा डायपोल किस पोजीशन में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो हमारा इनिशियल कंसिडरेशन ऐसा ही रहेगा कि हमारा डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। और इस पे मैंने एक टॉर्क लगाया जाके जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब किया गया। वो टॉर्क की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा गिवन बाय -mb sin थीटा। लेकिन यहाँ पे याद रखना थीटा के पास कंडीशन है, थीटा इज टू बी टेकन इन रेडियंस एंड इट शुड बी लेस देन 10 डिग्रीज। इसके बाद इससे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब 10 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल ले लिया तो वो डाइपोल रोटेट करने लग जाएगा, लेकिन 10 डिग्री से कम हुआ तब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर ऐसा होता है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं, तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। थीटा। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो आई कैन से टाउ की जगह मैं लिख सकती हूँ आई अल्फा। ये आप लोगों ने सीखा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यस मैम। ये हमने लास्ट ईयर F इज इक्वल टू एम में सीखा था। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए की जगह अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू -mb थीटा इज इक्वल टू -mb थीटा। इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दें तो आई अल्फा प्लस mb थीटा इज इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकेंगे d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस mb थीटा इज इक्वल टू 0। मैम टाउ तो MB sin थीटा नहीं होगा क्या? हाँ जी बोलिए। मैम टाउ अकेला MB sin थीटा नहीं होगा? टाउ अकेला M प्लस MB sin थीटा नहीं होगा? पर रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, हाँ। एक्सटर्नल टॉर्क mb sin थीटा था। रिस्टोरिंग के लिए तो मेरे को -mb sin थीटा लेना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है, यस चलिए मैम वापिस इधर। हाँ जी, मैम इसमें अल्फा और थीटा में डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना, -mb/i थीटा वो अल्फा है तो ω² mb/i होगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ना √mb/i। तो टाइम पीरियड लेकिन में तक हमें प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा कि SHM है। बोर्ड है भाई, स्टेप भी प्रूव भी करके दिखाना पड़ेगा कि SHM है। हाँ तो मैम SHM में होता है ना कि एक्सीलरेशन इक्वल टू -ω² x, तो यहाँ पे d2 थीटा बाय वो dt वाली स्क्वायर जो इक्वल। अपनी होती है ना इक्वेशन, कौन सी ऐसी वाली, d2 x बाय अच्छा वो dt स्क्वायर प्लस हाँ हाँ ω² x इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन तक लेकर जाना पड़ेगा कि दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसलिए ये स्टेप करने हाँ पड़े, वरना मैं इसी स्टेप में बोल देती, मुझे भी मालूम है। ठीक है, चलिए तो डिवाइड बाय आई कर दो पूरे का पूरा।
तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, और फ्रॉम हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ओमेगा वुड बी इक्वल टू रूट में एम बी बाई आई, और ये अगर ओमेगा है तो टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। ये हमें टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकाल के इतना दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज स्मॉल एम? Magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहीं इसको करंट नहीं बोल देना चलते चलते, ये करंट ये मास गड़बड़ हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और सर ने गॉसेस लॉ बताया था क्या मैग्नेटिज्म का, कि वो बाकी है? Yes, ma'am. बाकी तो वो भी साथ के साथ खत्म कर देते हैं। दो जेई में पढ़ चुके होंगे आप लोग। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed Gaussian surface is always equal to 0. खत्म। The surface integral of magnetic field over a closed Gaussian surface is equal to 0 in magnetism. क्यों? क्योंकि वहां पे जो चार्ज इनक्लोज था वो चार्ज की जगह पे यहाँ पे डाइपोल्स ने ले रखी है ना। और तो इसी की एग्जिस्टेंस हम ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट क्योंकि लॉ ही हमेशा ऑलवेज 0 के लिए होगी एट टाइम। चलिए, ये सेशन 1 अब पूरा हो चुका है आपका। सेशन 2 में मैं 2 ही टॉपिक करवाऊंगी। देखो, मैं पूरा नहीं करवा रही क्योंकि अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज टेकन इन डिटेल बाय नीरज दुबे सर, है ना। पूरा डिटेल में उन्होंने ले रखा है। तो मैं जो 2 टॉपिक करवा रही वो है 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और एक है न्यूट्रल पॉइंट्स। ये 2 टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, 3 एलिमेंट्स एंड न्यूट्रल पॉइंट्स, राइट। तो 3 एलिमेंट्स के नाम अगर अपने जानने जाए तो वो नाम है, वन इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको आप एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी बोलते हो। सेकंड इज एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 हमारे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड का क्वेश्चन होता है ये मेन, और उसमें आपको ये 3 नाम लिखना है, फिर इनका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में, डेक्लिनेशन की डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। The angle between magnetic meridian and geographic meridian at a certain place, ये मैं पहले बोलना भूल गई, at a certain place is known as magnetic meridian, magnetic declination। ये एंगल चेंज होता रहता है। This angle keeps on varying from place to place। अहमदाबाद के लिए अलग होएगा, दिल्ली के लिए अलग होएगा, बंगाल के लिए अलग होएगा, चेन्नई के लिए अलग होएगा। सिमिलरली कोई और कंट्री के कोई और सिटी में आप जाओगे तो दिस एंगल वुड वेरी। इक्वेटर पे ये एंगल होता है, मतलब इक्वेटर या सेंटर ऑफ अर्थ की मैं बात करूं तो दिस एंगल इज 11.3 डिग्रीज। सेंटर ऑफ अर्थ पे, इक्वेटर पे 11.3 डिग्रीज। ऑल्सो एज सेड बाय साइंटिस्ट, ये एंगल, ये जो डेक्लिनेशन है, ये कीप्स ऑन वेरिंग ओवर ईयर्स। ओवर द ईयर्स ये वेरी होता जाता है, एंड समडे जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा एक थियरी भी है, आप अगर देखना चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के बारे में क्या क्या कहानी है। फिर डिप की मैं बात करूं तो डिप से पहले मैं बताना चाहूंगी, मान लीजिए ये
मेरी एक जगह की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट कर सकती हूँ, वन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वन अलोंग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम BH से डिनोट करेंगे, विच इज थर्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और वर्टिकल को हम BV से डिनोट करेंगे। ये काउंट नहीं होता है एलिमेंट्स में, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल, ठीक है। द एंगल बिटवीन टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is known as angle of dip. angle of dip I. The angle between a total Earth's magnetic field, या Earth's total magnetic field and horizontal component is known as angle of dip. थीटा होल्डिंग कंपोनेंट को अपने क्या बोल सकते हैं? B cos psi. B cos थीटा, तो B cos I, और ये बन जाएगा B sin I। तो इसकी वजह से इन चारों में रिलेशनशिप भी आ जाती है। BH is B cos I, BV is B sin I। अगर मुझे tan I चाहिए हो तो tan I is equal to BV by BV by BH। BV by और अगर मुझे टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो BH स्क्वायर प्लस BV BV स्क्वायर। square. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम 5.2, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 ही टॉपिक करवाऊंगी, उसमें से ये पहला पूरा खत्म कर दिया मैंने। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, जो अपने को बोर्ड्स में 2-4 चीजें और यूज होती है, एट पोल्स हमारी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल हो जाती है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा पोल्स पे? 0. जीरो। पूरी की पूरी फील्ड जो है वो वर्टिकल है, तो B, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ वुड बी इक्वल टू BV। उस केस में I, एंगल ऑफ डिप कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप वुड बी 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट थिंग, एट इक्वेटर पूरी की पूरी फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो यहाँ पे BV कितना हो जाएगा? 0. B would be equal to BH and BH. I would be equal to 0 degree. 0 डिग्री। ये एट पोल्स और एट इक्वेटर का सिनेरियो है। कोई डाउट इसमें? No ma'am. नो। तो आगे बढ़े। यस मैम। Yes ma'am. ये हमारा हो गया पूरा का पूरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसके बाद इस फील्ड की वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं वो भी अराउंड बार मैग्नेट जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए मेरा साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, अर्थ का साउथ यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, और पहले केस में बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ, साउथ इज अलाइंड विद साउथ, नॉर्थ इज अलाइंड विद नॉर्थ, एंड दूसरे केस में नॉर्थ इज अलाइंड विद साउथ एंड साउथ इज अलाइंड विद नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पहले उसी को डिस्कशन कर लेते हैं। साउथ टू नॉर्थ। South to north. Earth's magnetic field is directed from south to north. This is B of Earth. Right? Magnetic moment का डायरेक्शन क्या होता है? South to north. बार मैग्नेट के लिए that is also from south to north. ये वाली लाइन को आप लोग क्या नाम दोगे? Axial line. Axial line of the magnet। और इस लाइन को हम क्या नाम देंगे? Equatorial. इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन। अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, तो एक्सियल लाइन पे दोनों के लिए ट्रू है, B axial is parallel to M vector and B equatorial is anti parallel to M vector। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी, और यहाँ की फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी। इधर भी सेम डायरेक्शन एंड इधर ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम किसके? मैग्नेटिक मोमेंट के। इधर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में लग रही है फील्ड, और इधर मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं ये सिनेरियो को देखूं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किन पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में है?
एक्सियल पॉइंट्स पे, और किधर ऑपोजिट डायरेक्शन में है? इक्वेटोरियल पॉइंट, तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस कहाँ बन जाते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। Equatorial. So when south is aligned with south and north is aligned with north, neutral points are observed, are found on equatorial line, as the field of the magnet and the earth are opposite in direction. जहां पे magnitude same हो जाएगा वहां पे net field would be 0. तो इस केस में B equatorial would be equal to B of earth. B equatorial would be equal to B of earth. बट इधर किधर से कौन से लाइन पे सेम डायरेक्शन में है फील्ड? इक्वेटोरियल। और कौन से में ऑपोजिट डायरेक्शन में है? एक्सियल। तो कहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलने के चांसेस हैं? एक्सियल, एक्सियल लाइन पे। तो यहाँ पे B ऑफ अर्थ वुड बी इक्वल टू B एक्सियल। ये न्यूट्रल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ एंड दिस कंप्लीट्स योर सेकंड सेशन एज वेल। डन। सेकंड सेशन चलो हो गया है, थर्ड सेशन पे बढ़ते हैं अपने आगे। थर्ड सेशन में अपने को आएगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट वो सोलेनॉइड वाले ही बता देती हूँ। जो हमारे 3 टर्म्स है एम वेक्टर, एच वेक्टर और फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बारे में, ठीक है। हमने एक सोलेनॉइड कंसिडर किया है, उस सोलेनॉइड में से आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब इसमें ये जो n इंटू आई है ना, इसको हम डिनोट करने लग जाते हैं h से, और इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है कि कितनी आपकी सोलेनॉइड की कैपेसिटी है टू मैग्नेटाइज द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पे जो कोर में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होएगा ना, उसको मैग्नेटाइज करने की क्या कैपेसिटी रखता है आपका सोलेनॉइड, वो कौन कौन डिटरमाइन करेगा? उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और उसका करंट। अगर मैं इसका यूनिट देखने जाऊं तो करंट की वजह से एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वजह से इट इज पर मीटर, तो ये बन जाएगा एम्पियर पर मीटर, राइट। अब यहाँ पे कोर भी प्रेजेंट होगा, लेट्स से कुछ कोर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन हुआ। वो मैग्नेटाइजेशन को हम मेजर कैसे करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। अगर मेरा H स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है मेरा M भी ज्यादा आएगा, H वीक होगा तो M भी वीक होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है, राइट। और मैग्नेटाइजेशन, कोर के मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जिसको हम BM से डिनोट करेंगे एंड इट वुड बी गिवन बाय म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट इंटू एम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं H पे डिपेंड कर रहा है। और ये दोनों फील्ड डेवलप होने की वजह से, एक तो थी म्यू नॉट एन आई जो सोलेनॉइड की वजह से हुई, और दूसरी इस पार्ट की वजह से हुई, तो हमारी नेट फील्ड जो बन जाएगी वो आ जाएगी बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट प्लस बी एम, डू यू ऑल अग्री टू दिस? नेट फील्ड वुड बी बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। सिंस कोर दूसरा है तो ये बी को मैं म्यू नॉट एन आई नहीं लिख सकती हूँ, इसको मुझे लिखना पड़ेगा म्यू एन आई। सामने अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने पड़ेंगे, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम, राइट। और ये एन आई की जगह भी मैं तो एच लिख सकती हूँ, हक की बात है मेरा एन आई की जगह एच लिखना, यस। तो म्यू एच
और इन दोनों में से म्यू नॉट कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा H प्लस एम, H प्लस एम। म्यू को इधर भेज दो, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू H बाय H प्लस M बाय H। What is mu by mu naught? Permeability of medium to permeability of free space is known as relative permeability. relative permeability. relative permeability is equal to 1 plus, इसको भी होल्ड पे डाल रहे हैं, मैं यहाँ पे होल्ड पे डाल के मैं इस साइड आ जाती हूँ। मैंने एक चीज आपको बताई कि M is directly proportional to H। आप इसको अज्यूम करके चलो, M जो है वो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, H जो है वो है टीचर। टीचर अगर अच्छा होगा तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, टीचर खराब होगा तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खराब होगा। बट क्या सिर्फ टीचर पे डिपेंड करता है? नहीं। और किस पे करता है डिपेंड? स्टूडेंट कितना निकम्मा है उस पे भी, है ना। उसके खुद के नेचर पे भी तो डिपेंड करता है ना स्टूडेंट के, कि मान लो टीचर ने बोला ईस्ट, स्टूडेंट कहता है वेस्ट, टीचर ने बोला नॉर्थ, स्टूडेंट कहता है साउथ। तो टीचर स्टूडेंट कितना निकम्मा है उस बात पे भी डिपेंड किया। तो M does not only depends on H, it also depends on the nature of the material। और उस नेचर ऑफ मटेरियल को हम किससे डिनोट करते हैं? काय से। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काय M लिख देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी करके भी चीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ काय M इज इक्वल टू M बाय H। तो इधर मैं M बाय H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? Chi m. काय M। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय M। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन relative permeability and magnetic susceptibility। ये काय M का यूनिट क्या होगा? चलो पहले Unit- मैग्नेटाइजेशन का यूनिट बता दो। मैग्नेटिक मोमेंट का बता दो। एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। वॉल्यूम का मीटर तो क्या बन जाएगा यूनिट? एम्पियर पर मीटर। Ampere per meter. ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर। काय का यूनिट? Unit length. डायमेंशनलेस। इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशियो। इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस रेशियो। काय इज इक्वल टू M बाय H। चलिए डन। अब मैंने बताया नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में, तो इसी को मैं फर्दर लेकर जाती हूँ। कुछ मटेरियल्स निकम्मे होते हैं। निकम्मे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी राइट में, उनमें मैग्नेटाइजेशन आएगा लेफ्ट में, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव। अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हुए तो उनका म्यू आर का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकता है? ये रेशियो 1 से तो छोटा नहीं हो सकता ना, है ना। 1 से छोटा नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी हो सकती है -1 मैक्सिमम। अगर किसी की ससेप्टिबिलिटी -1 होगी, वो चलो ये मैं बताती हूँ आगे, लेकिन ये म्यू आर का वैल्यू, अगर काय M का मैक्सिमम वैल्यू जो नेगेटिव में जा सकता है वो -1 है, तो म्यू आर का सबसे छोटा वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर Zero. सकता है? Zero. 0। तो म्यू आर 0 से 1 के बीच में हो जाएगा उन मटेरियल्स के लिए। वो मटेरियल्स को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स में आप जब फील्ड लगाओगे राइट में, तो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होएगा लेफ्ट में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है -1।
और इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी का रेशियो जो है वो 0 से 1 पे वेरी करता है। अगर -1 है तो इट शोज परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। और the phenomenon of showing perfect diamagnetism is known as Misner effect probably। आप अपने नोट्स में एक बार चेक कर लेना, मैं इसमें और एक और इफेक्ट नाम था उसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा। मिजनर, मैग्नस तो अपने 11th में सीखा था ना, मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल। हाँ तो ये मिजनर इफेक्ट होगा फिर, दिस इज मिजनर इफेक्ट, चेक कर लेना फिर भी एक बार। द फिनोमिनन ऑफ शोइंग, ये इफेक्ट जो है ये हम सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, उसकी वजह से जब रेजिस्टेंस नहीं है तो मैंने थोड़ा सा करंट पास ऑन किया, वो थोड़े से करंट जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए कंडक्टर में घूमता रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है तो एनर्जी लॉसेस होंगे नहीं, एनर्जी लॉस होगा नहीं तो करंट इनफाइनाइट टाइम के लिए घूमता रहेगा। इसी बात पे बेस्ड हमारी कुछ ट्रेन्स चलती है जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स। अभी तो गाना भी बड़ा फेमस है लेविटेटिंग, सुनो आपने? इंस्टाग्राम चलाते हैं कि नहीं चलाते पब्लिक? नहीं, नहीं चलाते, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सब बातें नहीं करनी अपने को। सो मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स, मैगलेव बोलते हैं इनको, मैगलेव अगर सुनाओ, मैगलेव ट्रेन्स, वो हवा में चलती है ट्रेन्स, जो अपना रेल्स होता है ना उनके ऊपर चलती है, और अगर करंट बंद कर दोगे उस कंडक्टर में तो वापस नीचे सेटल हो जाएगी, चलेगी लेकिन हवा में। ये हवा में चलने की वजह से ये ट्रेन्स की स्पीड काफी फास्ट हो जाती है। क्यों? फ्रिक्शन कम हो गया है, सॉलिड फ्रिक्शन ज्यादा होता है, एयर फ्रिक्शन कम होता है, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो स्पीड काफी ज्यादा आ सकती है ट्रेन्स में। इनमें क्वांटम लॉकिंग करके एक फिनोमिना होता है, वो वर्क करता है। ज्यादा डिटेल तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना सब नोट्स में हमने डाल के भी दे रखा है, थोड़ा बहुत पार्ट आप अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हो। प्रोबेबली जर्मनी में ये ट्रेन चलती है मैगलेव करके, मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये इसी पे बेस्ड है हमारे फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट दूसरे लोग आते हैं जो थोड़ी बात मानते हैं टीचर की। काई एम इज बिटवीन 0 to 1, इनका म्यू बिटवीन 0 to 1 है कि ऑलमोस्ट लेस देन 1, ऐसा कुछ होएगा, बिटवीन 0 to 1 या लेस देन 1। इनका म्यू आर जरा सा ही बड़ा होता है 1 से, नॉट मच ग्रेटर, बहुत थोड़ा सा बड़ा। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये वैसे आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट करके चैप्टर है वहां पे भी आएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इन मटेरियल में आपने मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में रखी तो इनके जो अलाइनमेंट होते हैं डाइपोल्स की वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में आ जाते हैं, थोड़े थोड़े सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाते हैं। और लास्ट वाले अपने आते हैं काई एम मच मच ग्रेटर देन 1, उस केस में म्यू आर इज मच 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 ग्रेटर देन 1। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनके लिए म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छा शो करते हैं। मैं अगर एक सेकंड, अगर मुझे नोट्स मिल जाते हैं तो मैं नोट्स शेयर करूं आप लोगों के साथ और उसके डायग्राम्स भी दिखाऊं साथ में। गूगल क्लासरूम, इस चैप्टर के नोट्स अपलोडेड है क्या? अच्छा, आप लोग 5 to 8 की नोट्स कलेक्ट कर सकते हो ब्रांच से, क्योंकि 1 to 4 ही मिला था आपको, तो 5 to 8 भी आ गया। वस्त्रापुर ब्रांच से आप कलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब आप उधर आ रहे हो हमारे पास ऑफलाइन के लिए, तब भी लेके जा सकते हो ऑफलाइन क्लास में। मुझे क्या देखना था, फिजिक्स कौन सा क्लस्टर है आपका? क्लस्टर 5 ना?
क्लास वर्क में चैप्टर नंबर 5 नोट्स। हाँ जी, आ गया। ये देखिए, ये जो मटेरियल था ना डायामैग्नेटिक, जिसकी हमने बात की थी, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जैसे ही फील्ड लाइंस आई, आप देख रहे हो फील्ड लाइंस एक्सपेल हो रही है, मटेरियल्स की बाहर ही जा रही है। ये फील्ड लाइन को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने देता है। इसके पीछे वो हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड रीजन भी है कि क्यों ऐसा करता है। आपको मालूम है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूवमेंट के लिए। अब एक और 2 ऑर्बिटल्स जब होते हैं तो जैसे ही फील्ड आती है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज दौड़ने लग जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है। जो तेज दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऐसी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करता है जो ऑपोजिट होती है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल फील्ड के। तो हमें एक फील्ड मिल जाती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई हुई हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी तो वो फील्ड लाइंस एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल कर रही होगी। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, पूरा पूरा लिख के दे रखा होगा आपको। अब ऐसा स्लो डाउन और स्पीड अप क्यों होता है, वो अपने अगर 6th चैप्टर वहां पे सीख लिया है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप एडवांस में सीख चुके हो, तो आपने एक लेंजेस लॉ करके सुना होगा। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो सेम डायरेक्शन में हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, नहीं सॉरी, अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा हो जो इंक्रीजिंग हो, तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो उसको, इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो उसको अपोज करेगी। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड जो है वो उसको मेंटेन करके रखेगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी। तो वो जो स्पीड अप और स्लो डाउन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो भी इसी रीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये मिजनर इफेक्ट की था, यस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता था, पहले कुछ रैंडमली अलाइंड इलेक्ट्रॉन्स थे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना डायामैग्नेटिक वाले, वो वाले थे जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले हुए। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होंगे जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो थे वो रैंडम अलाइनमेंट में थे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी उनका अलाइनमेंट एक फिक्स हो जाएगा। ये जो आपका राइट का डायग्राम है, कुछ कुछ अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे होंगे आपको, एक एक दो दो, लेकिन मोस्टली ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होके जाएगी इनकी तरफ, राइट। और लास्ट फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पीछे जो कहानी है वो है डोमेन्स की, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक अलग ही तरीके का ग्रुप ऑफ एटम्स, टेरिटरीज देखे गए कि ये मेरा एरिया है, ये जयकांत छित्रे का है, ये किसी और का है, और ये किसी और का, मतलब ऐसे 4-5 एरियाज बने हुए थे। ये सारे एरियाज जो है वो डोमेन्स है। ये डोमेन्स क्यों बनते हैं वी डोंट नो, बट डोमेन्स बने हुए हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पीछे। हर एक डोमेन ने अपनी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करनी चालू कर रखी है, राइट। लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, डोमेन्स, सारे के सारे डोमेन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं। तो उनका ऑलरेडी इंडिविजुअली मैग्नेटिज्म काफी स्ट्रॉन्ग था, जब सारे एक डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कहा जाता है कि वैक्यूम क्लीनर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब ये ऐसा एक्चुअली फिजिक्स में नहीं है, बट ये हमने बनाया हुआ है कि शुप करके अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेंगे। इधर उधर जो भी फील्ड जा रही होगी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा काफी दूर दूर जाती हुई फील्ड भी इसके अंदर एंटर कर गई। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का रूल है।
और इन तीनों का ये डिफरेंस जो परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का बताया था वो यहाँ पे आपको मैंने जो लिखवाया था वो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक और डिफरेंस है ससेप्टिबिलिटी का कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी है उनका जो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस है वो रिलेटेबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि जैसे जैसे आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज करता जाएगा और धीरे धीरे वो पैरामैग्नेटिक में मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा हो कि पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। और बचा कौन सा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर। Chi varies inversely with the temperature. So as temperature increases, susceptibility decreases. These are the three differences between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic materials. कोई डाउट इसमें किसी को? मुझे ये पढ़ाने के लिए किसने कहा था? इसके अलावा एक और टॉपिक है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस तो सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नीरज तू भी सर ने पढ़ाया है हिस्टेरिसिस, तो वो मैं नहीं करवाने वाली हूँ। हिस्टेरिसिस आप खुद से कर लो, अभी हिस्टेरिसिस में कुछ भी नहीं, लेकिन पैरा डाया फेरो आप लोगों ने बोला था पढ़ाने के लिए इसलिए मैंने करवा दिया। आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो तो भाई मैंने 8:15 बोला था, मैं 8 बजे खत्म कर सकती हूँ क्लास। आपको 45 न्यूट्रल पॉइंट वाला बता सकते हैं? हाँ हाँ ये रहा, अभी मैंने बताया था ना। बोलो क्या डाउट है इसमें? मैम इसमें वो जीरो इक्वेटोरियल और एक्सियल पे कैसे हुआ वो पता नहीं चला। ओके देखिए, एक्सियल लाइन की फील्ड जो है वो राइट में पॉइंट कर रही है इस केस में, हाँ और अर्थ की फील्ड भी राइट में पॉइंट कर रही है। क्या जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं कभी भी जीरो दे सकते हैं आपको? हाँ जो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर सकते हैं वो जीरो दे सकते हैं। हाँ कब जीरो दे देंगे? ये इक्वेटोरियल इक्वल मैग्नीट्यूड जब हो जाए उनका। और ये किस लाइन पे हो रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसीलिए इस केस में इक्वेटोरियल लाइन, इस केस में एक्सियल लाइन। ओके ठीक है। Yes. और कोई डाउट? एनी अदर डाउट किसी को? वीडियो तो ऑन कर लो, अब तो क्लास खत्म होने के लिए है, आप क्यों वीडियो ऑफ कर रखा है? और कोई डाउट? नो, एवरीथिंग डन। तो चैप्टर 5 खत्म कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में अरे मेरा खुद का आज वीडियो बंद है, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ था ये, सॉरी, मुझे लगा मेरा वीडियो ऑन ही है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 भी पूरा खत्म कर देंगे। चैप्टर 6 इज अबाउट 4 सेशंस, चारों सेशन लेकिन बहुत छोटे 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 और इजी इजी। पूरे 4 के 4 सेशन 1 क्लास में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास 6, अच्छा नेक्स्ट क्लास तो हम ऑफलाइन और मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास अगर आदर्श सर ने ऑफलाइन कर दिया तो हम नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन मिलेंगे और वहां पे हम खत्म कर रहेंगे। 6:45 to 8:15 रहेगा, और इस दिन तो नो एक्स्ट्रा क्लास, नो शंकर सर का क्लास। 8:15 का 8:30 भी कर दिया मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्लास तो होगा ही। हाँ चलो देखते हैं। मैं शंकर सर को बोल दूंगी सर 9 बजे ले लो क्लास, कोई बात नहीं, ठीक है, 15 मिनट और देगी। बट 6:45 to 8:15 आई ट्राई। देखो आज भी मैंने बोला था 8:15 8:30 कर दूंगी, जल्दी छोड़ दिया मैंने, अब बोलना नहीं। नेक्स्ट क्लास 6th चैप्टर भी इसी तरीके से खत्म करेंगे। 7th चैप्टर में 2 क्लास लग जाएंगे क्योंकि डेरिवेशंस काफी ज्यादा है 7th चैप्टर में, टू मेनी डेरिवेशंस, ठीक है। और 8th तो मैं करवाऊं ना करवाऊं एक ही बात है, अगर आप खुद से पढ़ के बोल देते ना मैम 8th करवाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगी। आप देख लो 8th चैप्टर को, आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी 8th खत्म करवा सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर टू हैवी हो जाएगा। 2 क्लास जो 7th के होंगे उसमें 2nd क्लास में 8th भी खत्म कर देंगे साथ में, ठीक है। तो ऐसे आपका 8 चैप्टर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आप बोलो तो मैं कोर्स आगे लेके जाऊं, आप बोलो कि मैम एक बार यहीं पे ब्रेक लगा के
आप इन्हीं चैप्टर्स की वापस प्रैक्टिस करवा दो तो आई कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। जैसा अपने, क्योंकि मेरे को वेट है ये जुलाई एक बार खत्म हो जाए और हमें वो बोर्ड का सिलेबस मिल जाए ना कि क्या करने वाले हैं वो लोग टर्म वाइज में, तो मेरे को इसीलिए कोर्स आगे ले जाने में थोड़ा हेजिटेशन है अभी, कि अगर हमें करना ही 8 ही चैप्टर्स है पहले टर्म के लिए प्रिपेयर, मैं आगे करवा भी दूं 11, 12, 13 वाले चैप्टर्स में खत्म करवा दूंगी पहले आपके, वो एटम, न्यूक्लियाई और कौन सा ड्यूअल नेचर, ये खत्म करवा दूंगी ताकि कोर्स का टेंशन हमारे दिलो दिमाग में भी कम रहे। नहीं तो लोगों को अभी तो 6 चैप्टर बाकी है, जिसमें तीन चैप्टर जो है वो 1 क्लास ईच के हैं, ठीक है। 6, 8, 11, 12, 13 5 चैप्टर 5 क्लास में खत्म होने वाले हैं, तो 5 वीक्स में मैं 5 चैप्टर खत्म करवा सकती हूँ। 2 हफ्ते मुझे 7th चैप्टर के लिए चाहिए, 2 क्लासेस 7, 9th और 10th के लिए, 9, 10, 14 के लिए मुझे 3 क्लासेस चाहिए, 14 के लिए 2 क्लास, 9 और 10 के लिए 3, 2 + 3 ऐसा 5 क्लासेस होनी चाहिए। तो अक्टूबर तक तो आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा बोर्ड्स का। फिर आप जितना प्रैक्टिस बोलोगे ना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। आप बोलोगे बोर्ड डिवाइड करके करवा दो मैम, सीबीएसई अलग कर दो, जीएसई भी अलग कर दो, मैं वो भी करवाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। वंस लेट कोर्स फिनिश, राइट, क्योंकि कोर्स खत्म करने